वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करने वाले बेटा लास्ट यूनिट फोर्थ यूनिट जो है आपकी, उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट चल रहा है आपका अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत, बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का सेमेस्टर 5 में। जीई में जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया है, सिलेबस देख लीजिए एक बार। सारा हो चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट पूरी हो चुकी है। लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब ये करेंगे जिसमें क्या है, जनसंचार एक अलग टॉपिक, और ये तीनों टॉपिक में बस ये है बताना है कि प्रशासन में अनुवाद की क्या आवश्यकता है, क्या इनकी समस्याएं होती है, कैसे इनका अनुवाद किया जाता है। बैंकों में, बैंकिंग में क्या ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम आती है, क्यों ज़रूरी है ट्रांसलेशन, प्लस विधि में, विधि मतलब कानून में। छोटी सी यूनिट है, 2 पार्ट में कवर हो जाएगी। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन कोई हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं, और इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स मैंने करा दिए उसके सभी के लिंक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है जनसंचार क्या है, इसको देखेंगे। जनसंचार क्या है बेटा, सबको पता है। जैसे मास कम्युनिकेशन, वो ही है, कुछ अलग नहीं, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत करना, एक दूसरे से वार्तालाप करना, संचार करना, ठीक है। अब मास क्या, जो बहुत बड़े लेवल पे किया जाए, लोक संपर्क या जनसंपर्क या जनसंचार। मास कम्युनिकेशन से तात्पर्य उन सभी साधनों से अध्ययन है, उन सभी साधनों का अध्ययन है एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत ही जनसंख्या के साथ, बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ क्या करते हैं, संचार संबंध स्थापित करने में सहायता करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम किसी एक व्यक्ति को नहीं बता रहे अपनी बात, न किसी एक ग्रुप को बता रहे, एक बहुत बड़े समूह को बता रहे हो, बड़े लेवल पे। जैसे कैसे, रेडियो से, क्योंकि रेडियो सभी के पास है। किसी एक बंदे ने बोला, फिर उसको सारे पूरे इंडिया ने सुन लिया। जैसे आकाशवाणी आती है, मन की बात आती है पीएम मोदी की, बहुत सारी चीज़ें। लाउड स्पीकर पे जैसे तुम बता रहे हो, बताते हुए चलते हुए जा रहे हो, पूरे शहर में तुमने लाउड स्पीकर बता दिया। तीसरा क्या है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से क्या है, न्यूज़पेपर छपा और पूरे देश में बट गया, फिर उसको सब पढ़ेंगे, पता चल जाएगा। प्रेस वाले, मीडिया वाले, क्योंकि सबके पास टीवी है, सबके पास फ़ोन है, सब उनके चैनल्स देख सकते हैं जिसपे वो अपनी पूरी बात बता सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ वाले, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है बेटा। अब नए में सोशल मीडिया हो गया, सभी के पास फ़ोन हो गए, अलग अलग जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सब किस में आएंगे, जनसंचार में। जनसंचार प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है। व्यक्तिगत क्या होता है बेटा, एक आमने सामने फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं। जनसंपर्क सबसे, किसी तरीके से, किसी माध्यम से, ठीक है। अभी करेंगे हम आगे जनसंचार के माध्यम क्या क्या है, कि किसी माध्यम का उपयोग करके, इनमें से कोई भी माध्यम ले लो, और एक बहुत बड़े वर्ग से तुम बात कर सको, अपनी बात सबके आगे रख सको, ठीक है। ये वही प्रधान माध्यम में क्या रहा, अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा आदि, कि तुमने अपनी बात मूवी के द्वारा सबको बता दी, ऐसे। जनसंचार कर लिया बेटा, ठीक है। उसमें क्या है, मास कम्युनिकेशन, के तुम अपनी बात किसी माध्यम का उपयोग करके, चाहे टीवी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, अखबार हो, रेडियो, इन सब का प्रयोग करके अपनी बात एक बहुत बड़े वर्ग तक पहुंचा रहे हो, ठीक है। इसको क्या कहा जाए, जनसंचार। अब उसकी करेंगे विशेषता। विशेषता माने उसकी खूबियाँ, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है, उसके गुण या कार्य भी इसी को कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जनसंचार प्रक्रिया में विशाल क्षेत्र में बिखरे हुए प्रापकों तक शीघ्रता से संपर्क हो जाता है। अब देखो, इससे क्या है, फटाफट क्विकली तुम सबसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुमने लाइव आ गए, तुम टीवी पे, सबने देख लिया, सबके घरों में टीवी है, तुम लाइव आ जैसे आए सबने देख लिया तुम्हें। बिखरे हुए प्रापकों से तात्पर्य है कि प्रापक एक ही स्थान पर सीमित नहीं होते, बल्कि दूर दूर तक फैले होते हैं। उनकी पृष्ठभूमि भी अलग अलग होती है। अब ये कि तुम जिनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जरूरी थोड़ी वो एक ही जगह में रह रहे हो, प्लस उनकी एक ही लैंग्वेज हो। सब लोग अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों पे रह रहे, तो उनकी भाषा भी अलग है। तो अब यहाँ आ रहा है अनुवाद वाला टॉपिक, कि अनुवाद की ज़रूरत यहाँ पड़ती है, ठीक है। जनसंचार किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करता, ये किसी एक बंदे के लिए कार्य नहीं कर रहा। जनसंचार द्वारा प्रेषित सूचना समस्त जनता, सारी जनता, जितने भी लोग हैं, सब में सामान्य रूप से खुली हो जाती है, सबको पता चलता है, ठीक है।
क्योंकि तुमने उसको पब्लिकली सबको बता दिया जनसंचार के द्वारा। जनसंचार की प्रक्रिया सुस्पष्ट होती है। कैसी होती है? ये एकदम क्लियर कट होती है, ठीक है, सुस्पष्ट होती है तथा उसका ढांचा भी स्पष्ट होता है। जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल क्लियर होता है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक जनसंचार प्रक्रिया की प्रभावी बनाती है, ठीक है, लोगों तक अपनी बात पहुंचना बहुत प्रभावी हो जाती है। जनसंचार माध्यम से मिली सूचनाओं पर प्रापक की क्या प्रतिक्रिया है और सूचना पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आदि जानकारी प्रतिपुष्टि के द्वारा हो जाती है। मतलब ये फीडबैक जो लेते हो कि उनको क्या फर्क पड़ रहा है, क्या राय चल रही है, वो फीडबैक लेके आपको पता चल जाएगा, लोगों से पूछोगे जब तुम। जनसंचार में संदेश क्योंकि मिश्रित जन समूह को लक्ष्य करके भेजा जाता है, ठीक है, परंतु जनसमूह की स्थितियां एवं रुचियां विभिन्न होती हैं। अब ये वही कि सबको भेजा जा रहा है, लेकिन अब कौन किस चीज में इंटरेस्टेड है वो अलग अलग है। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या है? परिभाषा। देखो बेटा, पेपर में परिभाषा 2 से 3 तो लिखनी होंगी आपको, तो ये 3-4 अच्छे से लिख के याद कर लीजिए। इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, एज इट इज लिखनी होगी। कौन है? जोसेफ डी नेटी, इनके अनुसार क्या है? जनसंचार बहुत से व्यक्तियों में एक मशीन के माध्यम से सूचना, विचारों और दृष्टिकोणों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। क्या बोल रहा है बेटा? मशीन की माध्यम से, जैसे फ़ोन हो गया या लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, कैमरास हो गए, इसके द्वारा बहुत बड़े एरिया में तुम सूचना दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। जैसे अभी मैं आप लोगों को सूचना दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मेरे सिर्फ इस एक डिवाइस से मैं कितने लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ, और आप लोग मेरी पूरी बात समझ सकते हो। पूरे बड़े विशाल जन समूह से मैं संपर्क कर पा रही हूँ इसके द्वारा, ठीक है। DS मेहता, इन्होंने क्या किया? जनसंचार का अर्थ है जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस और चलचित्र। चलचित्र क्या होता है बेटा? मूवी, ठीक है, चलते हुए चित्र, चलचित्र मूवी द्वारा सूचना, विचार और मनोरंजन का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। बिल्कुल आसान आसान सी परिभाषा है, इनको एक बार में हो जाएंगे याद। जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। यही तीनों अच्छे से कर लो आप। बाकी एक बार इन्हें भी रीड कर देती हूँ। ज्वारलीमल परेख, इनका नाम क्या? पारेख। जनसंचार का अर्थ है जनता के लिए संचार का माध्यम, बिल्कुल आसान वन लाइनर इनका। क्या नाम है इनका? टिड का कहना है कि संचार का लक्ष्य समान विषयों पर मस्तिष्कों में मेल स्थापित करना, कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, ठीक है, समान विषयों पर, ठीक है। लेंस का क्या है कहना? लेंस ए एप्ली के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, ठीक है। लुई, इनका क्या कहना है? कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे से जोड़ना का पुल, मतलब एक बंदा क्या सोच रहा है उससे इतनी दूर बैठा हुआ बंदा इसके द्वारा, इन माध्यमों के द्वारा कनेक्ट कर पा रहा है। नेक्स्ट करेंगे जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य। अब इसका उद्देश्य कि मेन इसका लक्ष्य क्या है? सूचनाओं एवं समाचारों का एकीकरण, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो भी मिल रही है उसको तुम एक कर रहे हो, एकीकरण करके विश्लेषण करके उसको तुम एक तरीके से उसको असेंबल करो, उसको विश्लेषण करो, उसको जांच करो, उसकी स्टडी करके प्रचार, जनसंचार माध्यम, शिक्षा, ज्ञान और सूचना का एकीकरण, ठीक है, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके उनका प्रचार प्रसार कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उनको आगे बढ़ा रहे हो, सब तक पहुंचा रहे हो, ठीक है। विश्लेषण का उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना होता है, लोगों तक जांच पड़ताल जो भी इन्होंने किया, जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाना, लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए। संचार माध्यमों द्वारा विश्लेषण उसी घटनाओं का किया जाता है जो लोगों के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हो। अब ये कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वही तो बताएंगे जो हॉट टॉपिक होगा, कुछ ऐसे फालतू चीज़ें क्यों बताएंगे। अब इसमें यही बोल रहे हैं कि इसके उद्देश्य में 3 लिखे हुए: सूचना देना, मनोरंजन करना, समझाना या किसी काम को करने के लिए मनाना। मतलब प्रमोट करना, मोटिवेट कर देना, मनोरंजन, उनको कोई अच्छी चीज़ दिखाना जिससे उनको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, जैसे मैच वगैरह हो गए, है ना, सब देखते हैं उसको। इस प्रकार से सूचना, इन्फॉर्मेशन, जैसे न्यूज़ चैनल हो गए सारे। अब माध्यम देख लो बेटा, ये देखो, ऑडियंस, दर्शक द्वारा समाज बन रहा है, एक पूरा माध्यम, समाचार पत्र बन रहे हैं, मीडिया बन रही है, संचार बन रहा है, विज्ञापन बन रहा है, सोशल मीडिया जो अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, ठीक है।
सभी चीज़ें इसमें आ गई माध्यम में। नेक्स्ट देखेंगे प्रशासनिक अनुवाद। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा कि जो ये प्रशासन व्यवस्था है हमारी, जिसमें हमारी कौन आ रही है, कार्यपालिका पूरी, जिसका काम है काम करना, ठीक है, सरकार के लिए काम करने वाले जो है वर्ग, नौकरशाही जो है बंदे, उनके लिए अनुवाद क्यों ज़रूरी है और उनका अनुवाद कैसे किया जाता है, ये सारे टॉपिक आएंगे अब इसमें, ठीक है। प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता तब हो जाती है जब विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले पत्र या प्रलेख ऐसी भाषा में हो जिसका ज्ञान सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को नहीं हो। अब देखो, जितने भी ये काम काज करते हैं, ये रिपोर्ट्स बनाते हैं, प्रलेख बनाते हैं, अपनी पूरी एक ड्राफ्ट बनाते हैं। अब वो ड्राफ्ट ऐसी लैंग्वेज में आ रहा है जो तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम कैसे कर पाओगे उसको? क्योंकि देखो, जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ सारे प्रतिनिधि आते हैं, तो हर एरिया से आते हैं। मान लो केरल वाले बंदे आ रहे हैं, उनको हिंदी नहीं आ रही, वो हिंदी में कर नहीं पा रहे काम, तुम्हें उनकी भाषा नहीं आ रही, तो इस जगह पे जब ऐसे लोग आ रहे हैं, दूर दूर के अलग अलग प्रजातियों के लोग आ रहे हैं, आदिवासी समूह वाले आ रहे हैं, सब आएंगे, यहाँ पे प्रतिनिधि सब होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब इतने बहुभाषीय वर्ग से लोग आएंगे तब जरूरत पड़ती है अनुवाद की, ठीक है, ताकि उनकी बात समझी जा सके और उन्हें अपनी बात समझाई जा सके। इसमें क्या कर रहे हैं देखो, प्रशासनिक अनुवाद से तात्पर्य है वह अनुवाद जिसमें एक भाषा की प्रशासनिक संबंधी सामग्री दूसरी भाषा में परिवर्तित की जाती है। प्रशासन से संबंधित जितने भी रूल रेगुलेशन है, प्रशासन व्यवस्था कैसे काम करेगी, कौन सी पॉलिसी कैसी है, क्या काम करना है, वापस लेनी है, संशोधन करना है, ये सारी चीज़ें जितनी भी सामग्री है दूसरी भाषा में तुम उसको ट्रांसलेट कर रहे हो, उसे क्या कहा जाएगा, प्रशासनिक अनुवाद। बस ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। प्रशासनिक अनुवाद से संबंध सरकारी कार्यालय में होने के कारण इसी कार्यालय अनुवाद भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कार्यालय अनुवाद भी कहा जाता है, क्योंकि जो सरकारी कार्यालय, जितने भी सरकारी ऑफिस है, वहाँ पर होने वाला जो ये चल रहा है अनुवाद, उसे कहा जा रहा है, ठीक है। वहाँ होने वाले ट्रांसलेशन सभी ये कहलाएंगे कार्यालय अनुवाद। इस अनुवाद के अंतर्गत प्रशासन के सभी कागजात, जितने भी रिपोर्ट्स होंगी, फाइल्स होंगी, सरकारी पत्र, परिपत्र, सूचना, अधिसूचना, नियम, अधिनियम, प्रेस, विज्ञापिता आदि आते हैं। सारी चीज़ें, कानून जो हमारा है, जो हमारा देश चलाने वाली पूरी कार्यपालिका है, नौकरशाही वाले हो गए, IAS वाले हो गए, सारे जितनी भी संसद की समितियां वगैरह हो गई, जो काम करते हैं, जो हमारा देश पूरा चला रहे हैं, उनका सारा काम क्या कहलाएगा, प्रशासनिक अनुवाद, जो उनके बीच ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विभिन्न मंत्रालय आदि में द्विभाषीय तथा बहुभाषीय स्थिति के कारण प्रशासनिक अनुवाद के बिना काम नहीं चल सकता। अब देखो, बहुत सारे लोग आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, तो द्विभाषीय प्लस बहुभाषीय, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हो, उसकी बंदे की ज़रूरत है, बिना इसके काम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। यह भी परिभाषित शब्दावली का सहारा लेते हैं। ये भी क्या करते हैं, जो डिक्शनरी होती है ना, उसका सहारा लेते हैं कि क्या उसमें इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ऐसे। अभी उसी बात को बोल रहे हैं कि आवश्यकता क्यों उतनी ज़्यादा पड़ रही है संसद में, कि संसद में अनुवादों की आवश्यकता क्यों है। देखो, कुछ समय पश्चात संसद में हिंदी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी में देने की निषेध हुआ था। पहले क्या हुआ था कि अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हिंदी में आंसर दो। ये उत्तर मूल्यतः अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं, वो क्या करते हैं, इंग्लिश में रेडी करते हैं उसे। मंत्री स्तर पर उनका अनुमोदन हो जाने के पश्चात हिंदी अनुवाद होता है। अब ये कि सबको इंग्लिश थोड़ी ना आती है, कौन सा वो जो लोग गए में सारे पढ़े लिखे हैं कि उनको इंग्लिश समझ आ रही है, तो उसका फिर अनुवाद होता है, उसको ट्रांसलेट करके फिर एक बार हिंदी में बताया जाता है, ठीक है। संसद सदस्यों से प्राप्त होने वाली हिंदी पत्र, जो भी बिल्स वगैरह है या कोई एलिगेशन है, वो सब हिंदी में अगर भेज रहे हैं, की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग हिंदी में बात ज़्यादा से ज़्यादा और हिंदी का उपयोग होने लग गया। हिंदी अनुवाद द्वारा पहले इनका अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में होता था और उत्तर अंग्रेजी में प्रारूप में अनुमोदन हो जाने पर उसकी हिंदी अनुवाद होता। मतलब ये पहले हिंदी टू इंग्लिश, फिर इंग्लिश के बाद फिर से हिंदी, ऐसे पूरा प्रोसेस चल रहा है। इस प्रकार अनुवाद कार्य पर लगे कर्मचारियों को हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में दोनों ही प्रकार के अनुवाद करना होता था। देखो बेटा, अगर हिंदी में तो इंग्लिश में करोगे और इंग्लिश में तो हिंदी में करोगे, तुम्हें उसे दोनों में करना ही पड़ेगा, ठीक है। ज्यों ज्यों अनुवाद का काम की मात्रा बढ़ती गई, अब ये अनुवाद वाली सिचुएशन बढ़ती जा रही है। आधे लोगों को हिंदी नहीं आती,
आधे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, जो लोग पढ़े लिखे नहीं उन्हें इंग्लिश नहीं आएगी, जो लोग दूसरी भाषा वाले उन्हें हिंदी नहीं आती, तो फिर उन्हें इंग्लिश आती है। ऐसे करते करते ये ट्रांसलेशन वाला काम बढ़ता जा रहा है। अनुवाद संबंधी पदों की संख्या भी बढ़ने लगी। जो ये ट्रांसलेटर वाले काम होते हैं ना, इनकी संख्या बढ़ती चली गई। हिंदी अधिकारियों के पदनाम वाले राजपत्रीय पदों का भी सृजन होने लगा। ठीक है, फिर भी अनुवाद की नियमित व्याख्या मुख्यतः मंत्रालय तक सीमित थी। संबंध तथा अधिनियम कार्यालयों में जब भी कभी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती थी तो वे हिंदी जानने वाले कर्मचारियों का ही सहारा लेकर काम चलाते थे। वही बोल रहे कि बार बार इनको अनुवाद की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये कि ट्रांसलेटर का आवश्यकता होती है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे क्या बोल रहे हैं, अनुवाद का कानूनी पहलू और स्पष्टता। अब देखो बेटा, जो कानून वगैरह है वो तो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट ही होते हैं, उनको ट्रांसलेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक आम बंदे को, जो जनता है, उन्हीं कैसे समझ आएंगे। तो इसलिए ये कि कानून को अनुवाद करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रशासनिक अनुवाद मूलतः अर्धविधिक अनुवाद होता है। ठीक है, इसकी अभिप्राय है कि जितना संवैधानिक विधायक अनुवाद में बरती जाती है उतनी प्रशासनिक अनुवाद में भी बरती जाती है। हर अनुवाद का कोई ना कोई प्रशासनिक पहलू होते हैं। चूंकि प्रशासनिक अनुवाद पूरी तरह कानूनी अनुवाद नहीं होते, इसलिए इसकी भाषा भी प्रकृति और सहज अभिव्यक्ति को महत्व देती है, मतलब आसान भाषा का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रशासनिक अनुवाद स्पष्ट होना चाहिए। कैसा होता है, एकदम क्लियर होना चाहिए, इसे इस अनुवाद की पहली विशेषता है। चलिए बेटा, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जनसंचार वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, और इसमें भी किया ही होगा। प्रशासनिक अनुवाद से रिलेटेड एक पैसेज दे देंगे आपको उसको ट्रांसलेट करना होगा, या तो हिंदी से इंग्लिश होगा या इंग्लिश से हिंदी होगा। ठीक है बेटा, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं, जनसंचार वाला टॉपिक आएगा बस। बाकी कुछ अगर अभी भी ना समझ आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।